नमस्कार दोस्तों। तो पढ़ने और पढ़ाने की महफिल में आप सभी का फिर से एक बार मैं आपका स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं दोस्तों। तो दोस्तों आज मैं आपके लिए साइंस क्लास जो लेकर आया हूं, ये 10th क्लास का टॉपिक है, एक परमाणु सिद्धांत एवं तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण। दोस्तों इस टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं कि परमाणु आखिर होता क्या है, इस किन किन वैज्ञानिकों ने इसके ऊपर रिसर्च वगैरह की, किन किन ने अपना अपना मतलब सिद्धांत दिया। 4 से 5 वैज्ञानिक इस टॉपिक में जो आए हैं, जिन्होंने अपनी अपनी राय प्रकट की है कि परमाणु आकार में होता क्या है, किस प्रकार उसकी उत्पत्ति वगैरह जो हुई, वो हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों थ्योरी टाइप का कि जो टॉपिक है, इसमें सिर्फ थ्योरी ही है जो कि आपको याद करनी पड़ेगी, और जो मेरे हाथ के प्रिपेयर जो नोट्स हैं वो मैं आपको PDF लिंक में डाल दूँगा। दोस्तों मैं 100% गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि मेरे ये नोट्स हैं, इनसे बाहर तो क्वेश्चन जाने की कोई गुंजाइश ही नहीं है, क्योंकि मैं 2-3 साल से देख रहा हूँ। अभी तक एक भी लाइन या एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आता है वो एक भी बार आउट नहीं हुआ इससे। तो दोस्तों मैं शुरू करता हूँ आज का फिर से अपना ये चैप्टर। तो सबसे पहले हमें बताया था कि परमाणु आकार होता क्या है। तो इसकी सबसे पहले जानकारी जो हमारे लिए महर्षि कणाद ने दी थी, जो कि 500 ईसा पूर्व से मतलब ये बता दिया था इन्होंने कि परमाणु आकार होता क्या है। इनके अनुसार जो परिभाषा है वो है कि परमाणु एक ऐसा अविभाज्य कण होता है जिससे आगे और छोटे टुकड़ों में विभाजित नहीं किया जा सकता, यानी कि वो सबसे सूक्ष्मतम कण, यानी कि मैं इसे ये डॉट भी नहीं बता सकता, इतना मतलब सूक्ष्मतम कण होता है जिसे हम नंगी आंखों से तो देख भी नहीं सकते, और वो उसी के आगे हम डिवाइड भी नहीं कर सकते कि अगर मैं, क्योंकि वो दिखेगा ही नहीं तो हम उसे विभाजित करेंगे कैसे। तो इनके अनुसार परिभाषा है वो है कि छोटे छोटे अविभाज्य कण होता है जिसे हम आगे और विभाजित नहीं कर सकते। इसके बाद कुछ और वैज्ञानिक आए, जैसे डेमोक्रिटस व ल्यूसिपस नामक वैज्ञानिकों ने लगभग इसी समय इन सूक्ष्मतम अविभाज्य कण को एटम कहा। एटम का अर्थ होता है कि न काटा जाने वाला पदार्थ, यानी जिसे आगे और डिवाइड हम नहीं कर सकते, यानी उसे हम काट नहीं सकते। और दोस्तों अब जो पहला टॉपिक है वो है डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। सबसे पहले इसी ने अपनी राय प्रकट की थी सन 1860 ईस्वी में। सर जॉन डाल्टन इसका नाम है। परमाणु की व्याख्या करने में एक सिद्धांत दिया जिसे डाल्टन का परमाणु सिद्धांत नाम दिया जाता है। ये जो सिद्धांत है वो रासायनिक संयोजन और द्रव्यमान संरक्षण के निश्चित अनुपात के नियम पर आधारित है। इसने जो अपने सिद्धांत में कुछ पॉइंट बताए हैं वो पॉइंट मैं आपको बताता हूँ, नीचे हैं। तो दोस्तों डाल्टन के अनुसार पहला जो उसने अपनी राय में बोला कि प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है जिसे परमाणु कहते हैं। दोस्तों जो कागज़ आप ये देख रहे हो, ये भी एक प्रकार के, इसमें भी कागज़ के जो महीन कण है ये इसमें भी परमाणु है। मतलब प्रत्येक पदार्थ एक सूक्ष्मतम कण से मिलकर बना होता है, उसे ही हम परमाणु कहते हैं। परमाणु एक अविभाज्य कण होता है जो कि महर्षि कणाद में बता दिया था कि इसे हम आगे और विभाजित नहीं कर सकते। एक तत्व के सभी परमाणु समान होते हैं, अर्थात उनके आकार, परमाणु भार, रासायनिक गुणधर्म में समानता होती है। अब दोस्तों अब सभी एक ही तत्व के परमाणु सभी समान होंगे। अब ये कागज़ है तो इसमें कागज़ के कुछ जो जिससे मिलकर ये बना है उसी के परमाणु होंगे, ना कि इसमें किसी और का जो मिलावट थोड़ी ना होगी। परमाणु कागज़ है तो कागज़ बनाने में कागज़ के परमाणु यूज होंगे। इसी प्रकार जो भी पदार्थ होता है उसको बनाने में उसी के परमाणु का योगदान होता है। सारा टॉपिक ये पूरा पार्ट ही मतलब थ्योरी में चलेगा, ये पूरा बिल्कुल आपको याद ही करना है। तो दोस्तों डाल्टन का जो चौथा वाला पॉइंट है वो बोलता है कि भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु भिन्न भिन्न होते हैं, अर्थात उनके आकार, परमाणु भार, रासायनिक गुणधर्म में असमानता होती है। दोस्तों अलग अलग पदार्थों के गुण अलग अलग ही रहेंगे, ये आप समझ सकते हो। अलग अलग तत्वों के परमाणु हमेशा छोटी छोटी पूर्ण संख्या के सरल अनुपात में मिलकर यौगिक का निर्माण करते हैं। दोस्तों एक निश्चित योगदान देते हैं ये परमाणु अपना किसी पदार्थ का निर्माण करने में। अगला पॉइंट है कि रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु केवल पुनः व्यवस्थित होते हैं तथा इन्हें रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा न तो बनाया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। दोस्तों अभी रासायनिक अभिक्रिया में आगे आपको टॉपिक चैप्टर 1 है उसमें पढ़ाने वाला हूँ कि रासायनिक अभिक्रियाएँ क्या होती हैं, क्या उनमें परिवर्तन होते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में थोड़ा सा बता देता हूँ कि जैसे मैं बता रहा हूँ ये कार्बन है और ये ऑक्सीजन है, इससे मिलकर ये CO2 बना। तो दोस्तों कार्बन और ऑक्सीजन के जो परमाणु मिलकर बने
उनका जो इधर का जो द्रव्यमान है वो इसके बराबर होगा, यानी कि रिएक्शन में ना तो द्रव्यमान का ह्रास होता है, ना नष्ट, ना कमी आती है, ना मतलब कुछ भी नहीं होता। दोनों तरफ द्रव्यमान का जो अनुपात है वो समान रहता है। और जो परमाणुओं का योगदान है वो भी हम रासायनिक रस समीकरण विधि द्वारा इसे संतुलित भी करते हैं, जो कि आगे पढ़ेंगे अभी। अब ये यहाँ पर ये CO2 बना है, जो कि मैंने कहीं से बाहर से तो लाया नहीं मैं इनको, क्योंकि यहाँ पर लिखा है कि परमाणु केवल पुनः व्यवस्थित हो सकते हैं, न तो इन्हें बनाया जा सकता और न लाया जा सकता और ना नष्ट होते हैं। तो मैंने इन दोनों को मिलाया और मिलने पर ये CO2 प्राप्त हो गई। अब डाल्टन का जो सिद्धांत दिया था उसने, उसमें भी कुछ कमियां रह गई थी, इसलिए ये अमान्य घोषित कर दिया गया है दोस्तों। इसी प्रकार अब अगला जो वैज्ञानिक आएगा वो है हमारा थॉमसन। थॉमसन नामक वैज्ञानिक ने अभी परमाणु का विस्तृत मॉडल दिया। थॉमसन ने बता दिया था दोस्तों कि जिस प्रकार जो तरबूज, आपने देखा होगा तरबूज में जिस प्रकार से कहीं कहीं जो ब्लैक दाने लगे होते हैं, वो तो एक प्रकार से जो इलेक्ट्रॉन का कार्य करते हैं, और जो नाभि में संपूर्ण जो धनावेश है वो सम्मिलित रूप से उसमें व्यवस्थित होता है। इलेक्ट्रॉन कुछ स्थानों पर जैसे वो ब्लैक उसके जो बीज होते हैं ना, उनको इलेक्ट्रॉन इसमें माना गया है। इस मॉडल को जो है प्लम पुडिंग मॉडल, रेजिन पुडिंग मॉडल या वाटरमेलन मॉडल भी कहा जाता है दोस्तों। इस वैज्ञानिक ने जो अपना मॉडल दिया था उसकी जो तुलना है वो तरबूज से की थी, इसलिए तो इसे प्लम पुडिंग मॉडल या जो वाटरमेलन मॉडल कहा जाता है। इस वैज्ञानिक की भी कुछ कमियां हैं, जो कि ये कमियों के कारण ये असफल नहीं हो पाया। इसकी कमियों का पहला जो पॉइंट है वो है कि इस मॉडल में इसने बता दिया था कि द्रव्यमान को परमाणु में समान रूप से विस्तृत माना, यानी कि जो द्रव्यमान है वो सभी जगह समान है, ऐसा नहीं हो सकता दोस्तों। तो ये जो है इसकी महत्वपूर्ण कमी मानी गई। और अगली जो कमी थी इसकी थॉमसन की, तो यह है एक स्थैतिक मॉडल है, अर्थात यह इलेक्ट्रॉन की गति के बारे में कुछ नहीं बता सका दोस्तों। स्थैतिक यानी कि इसने बताया था कि, मैं आपको समझाता हूँ दोस्तों। थॉमसन ने बताया था कि जिस प्रकार ये, उसने अपनी जो सिद्धांत उसकी तुलना जो तरबूज से की, तो मैं बताता हूँ कि जैसे अब तरबूज के बीज हैं, तो ये बीज क्या इसमें गति करते हैं क्या? ये तो कहीं ना कहीं मतलब एक जगह स्थिर है। तो ये मॉडल जो है वो स्थिर, इसमें अभी बताया ना कि स्थैतिक मॉडल है। ये स्थैतिक यानी कि ये जो है इलेक्ट्रॉन की गति के बारे में कुछ भी नहीं बता सका, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो स्थिर नहीं होता, जो कि आगे वाले वैज्ञानिक ने ये प्रूव कर दिया कि जो इलेक्ट्रॉन है वो अपनी निश्चित वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाता रहता है दोस्तों। ये स्थिर ना होकर एक प्रकार से गतिशील भी होता है, जो कि थॉमसन ये समझ नहीं सका दोस्तों। अब आता है रदरफोर्ड का अल्पकण प्रकीर्णन प्रयोग, स्वर्ण पत्र प्रयोग भी इसे बोला जाता है। इसको देखने से पहले मैं आपको बताता हूँ कि जो परमाणु होता है, परमाणु में 3 भाग होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये परमाणु है, परमाणु में जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं वो संपूर्ण इसके धनावेश यानी कि जो केंद्र नाभिक में होते हैं, इसे नाभिक बोला जाता है। और जो इलेक्ट्रॉन है वो इस वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं। ये परमाणु मतलब एक प्रकार का ये इसकी जो अंदर आकृति है वो मैंने आपको खोलकर बताई कि जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं वो तो परमाणु के नाभि में होंगे, और जो इलेक्ट्रॉन है वो निश्चित वृत्ताकार कक्षाओं में होंगे। इनकी जो नाभि से दूरियां हैं वो समान रहती हैं निश्चित वृत्तों की। जैसे ये है तो इसमें जो इतने भी इलेक्ट्रॉन हैं उनकी दूरियां सभी जगह समान हो गई दोस्तों। रदरफोर्ड जो वैज्ञानिक है वो कुछ हद तक सही पहुंच गया था, यानी कि इसने जो परमाणु के बारे में थोड़ा सा सही जो जानकारी इसने प्राप्त की थी, क्योंकि इसका जो मॉडल है वो एक सब में हटकर ही था। इसने अपने मॉडल में एक तो अल्पकण स्रोत का प्रयोग किया, और एक जो कुछ बॉर्डर वगैरह रखा, और जो सोने की पन्नी है उस पर यानी कि अल्पकणों की बौछार की। तो वो अभी कैसे की, किस प्रकार की, इसके जो पॉइंट है वो हम देख रहे हैं नीचे। अब दोस्तों रदरफोर्ड ने क्या किया, रदरफोर्ड ने किया कि एक तो पहले इसने सोने की पन्नी जो है, सोने की पतली पन्नी लगाई, बिल्कुल पतली। इसका साइज शायद 0.0001 cm होगा, और जो इसके साइड में जो दीवार मतलब इसने कुछ रखा था वो था जिंक सल्फेट का बॉर्डर था दोस्तों। इससे बाहर जो अल्पकण यानी कि ये पर्दा है, जो पर्दा है वो जिंक सल्फेट का है, और जो सोने की पन्नी है उसकी जो साइज है ये, और इससे के
कुछ दूरी पर यहाँ पर एक अल्फा कणों का स्रोत जो रखा, यहाँ से अल्फा कण इसने यहाँ पर इस पर पन्नी पर प्रहार किया तो इसने देखा कि कुछ जो कण है वो अल्फा कण से मतलब ये स्रोत से निकलकर इस पन्नी पर आते हैं। तो इसने देखा कि कुछ कण है जो तो बिना मुड़े सीधे इसके अंदर से निकल जाते हैं, और जो कुछ कण थे वो 30 डिग्री के कोण पर विक्षेपित हो जाते हैं। और अधिकांश इतने मतलब 20-25 हज़ार कण इसने इस पर प्रहार कराया था, जिसमें से 1 या 2 कण ऐसे ऐसे दिखे कि जो पन्नी से टकराकर वापस उसी मार्ग में लौट आए, यानी कि 180 डिग्री के कोण पर 180 डिग्री के कोण पर ये अपनी मार्ग में लौट आए। यानी कि इसमें 3 निष्कर्ष निकलते हैं कि एक तो वो कण जो सीधे निकल गए, और एक वो कण जो कुछ डिग्री पर विक्षेपित हुए, और एक ये कि जो टकराकर वापस लौट गए। तो इसके जो निष्कर्ष हैं वो मैं बताता हूँ आपको। अब एक तो इसको अपने नियम पर खुद ही स्वयं विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि जिस प्रकार यदि आप समझो कि एक 14 इंच का तोप का गोला है, यदि आप उसे पर्दे पर टकराते हो तो क्या आप इतना सोच सकते हो कि वो तोप का जो गोला है क्या लौट कर आपको चोट पहुंचा सकता है? ये थोड़ा विश्वास करने लायक बात नहीं थी, क्योंकि पन्नी बहुत पतली थी दोस्तों, और उस पर इसने बोचार कराई तो क्या लौट कर कण इसके पास आ सकते हैं? ऐसा मतलब ये अनबिलीवेबल लगा था दोस्तों, विश्वास नहीं, मतलब इस पर विश्वास नहीं किया जा रहा था। अगला पॉइंट जो प्रेक्षण है वो देखो। अब इसके जो 3 निष्कर्ष हैं तो वो देखो कि कुछ कण अपने वास्तविक पथ से कुछ कोणों से विक्षेपित हो जाते हैं। तो इससे निष्कर्ष क्या निकला? इससे निष्कर्ष निकला कि धनावेश में एक केंद्र में जो धनावेश होता है वो इसके केंद्र में स्थिर होता है, तथा इस धनावेश द्वारा घेरा गया आयतन उस स्थान पर परमाणु में बहुत कम होता है। यानी कि जो परमाणु होता है उसका जो संपूर्ण धनावेश जो है वो नाभि में स्थिर होता है, तभी तो इससे टकरा कर वो कण जो है कि लौट गए। तो इसने बता भी दिया था कि जो परमाणु का नाभ जो केंद्र होता है वो नाभि होता है, यानी कि नाभि को इसने केंद्र बोला था। और जो अधिकांश कण मैंने आपको बताए थे कि बिना मुड़े सीधे निकल गए, यानी कि पन्नी को पार कर गए। तो इसका जो निष्कर्ष निकलता है वो ये निकलता है कि जो परमाणु होता है उसका अधिकांश भाग जो है रिक्त भी होता है, यानी कि उसमें छिद्र वगैरह भी होते हैं जहाँ से ये जो कण है वो पास हो गए। और जो तीसरा पॉइंट वो है वो कि बहुत ही कम अल्फा कणों में से कुछ कण जो कि उसी पथ पर वापस लौट आए। दोस्तों मैंने बताया कि जो टकराया पन्नी से और वापस लौट गया, यानी कि 180 डिग्री कोण पर उसी मार्ग में लौट गया, तो द्रव्यमान सीधे टकराकर वापस उसी दिशा में लौट जाता है। तो ये 3 पॉइंट इसके जो निष्कर्ष निकले वो थे। अब इसके जो प्रयोग हैं वो देखो, यानी कि जो रदरफोर्ड है इसका मॉडल थोड़ा बड़ा है। अब रदरफोर्ड मॉडल के अनुप्रयोग देखिए कि प्रकीर्णन, यानी कि मैंने आपको बताया कि ये जो है अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग के आधार पर इसने अपना मॉडल प्रस्तुत किया था। और जो नाभिक जिसे नाभिकीय परमाणु मॉडल भी कहते हैं, इस मॉडल के अनुसार परमाणु में एक भारी धनावेश जो है उसके नाभिक में उपस्थित होता है, जहाँ सभी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भी इसमें, लेकिन यहाँ पर प्रोटॉन है क्योंकि इसने न्यूट्रॉन का प्रयोग यानी कि तब इस मॉडल में नहीं आया था। तो इसने बोला है कि नाभिक में प्रोटॉन जो है सभी प्रोटॉन उपस्थित होते हैं, यानी कि ये परमाणु है, यहाँ पर ये जो नाभिक है यहाँ पर सभी प्रोटॉन उपस्थित होंगे और इसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। अगला अनुप्रयोग, अगला पॉइंट अनुप्रयोग है दोस्तों। इसने अनुमान लगाया कि नाभिक का आयतन बहुत कम होता है। अब परमाणु इतना मतलब मैंने अब कल्पना करो, ये सारी चीज़ें कल्पना पर चलेंगी क्योंकि परमाणु किसी ने देखा नहीं है। जो देखते हैं वो अपन ने तो देखा नहीं परमाणु, अब वैज्ञानिकों ने देखा है दोस्तों, तो उनके कहने पर हम चल रहे हैं कि परमाणु होता है, ऐसा होता है, और वो होता है, ये होता है। हमने तो अपनी आंखों से अभी तक देखा नहीं। अर्थात ये परमाणु के कुल आयतन का अति अल्प भाग होता है, यानी कि परमाणु में जो नाभिक होता है उसका भाग सबसे कम होता है, यानी कि अल्प होता है। नाभिक की त्रिज्या 10⁻13 सेंटीमीटर कोटि की होती है, जबकि परमाणु की त्रिज्या 10⁻8 सेंटीमीटर कोटि की होती है। तो बड़ी किसकी हुई? परमाणु की। क्या रे, पावर में -8 है, जितनी पावर छोटी है और माइनस लग रहा है तो उतना ही बड़ा मान है, और ये छोटी मान। अब तो नाभिक का त्रिज्या और ये परमाणु त्रिज्या याद रखना कि नाभिक की त्रिज्या 10⁻13 सेंटीमीटर कोटि की और परमाणु की त्रिज्या है वो 10⁻8 कोटि की होती है। इसी प्रकार
जो अगला पॉइंट है, नाभिक के चारों ओर का खाली स्थान बाह्य नाभिकीय भाग कहलाता है। यानी कि नाभिक के चारों ओर का जो खाली स्थान, ये नाभिक है, इसके जो बाहर का ये खाली स्थान है, ये सारा जो होता है बाह्य नाभिकीय भाग कहलाता है। तथा इस भाग में इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहते हैं। मैंने आपको बता दिया कि इसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या हमेशा नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या के बराबर होती है। यानी कि प्रोटॉन और जो न्यूट्रॉन है वो बराबर होते हैं किसी भी परमाणु के अंदर। अतः परमाणु का आयतन नाभिक के आयतन का 10⁻15 गुना अधिक होता है। परमाणु का आयतन नाभिक के आयतन का 10⁻15 गुना होता है। अब दोस्तों, नाभिक में तो ओनली प्रोटॉन है, इसमें इलेक्ट्रॉन, ये मैंने गलती से एन लिख दिया था, बोल तो इलेक्ट्रॉन रहा था लेकिन न्यूट्रॉन लिख दिया। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या बराबर होती है। अब नाभिक में ओनली प्रोटॉन, और इसमें जो इलेक्ट्रॉन जो है चक्कर लगाते रहते हैं। और इसका जो द्रव्य आयतन है, ये देखो ना, साइज भी दिख रही है, आयतन जो है वो नाभिक के आयतन से 10⁻15 गुना अधिक होता है। और इसने एक पॉइंट और बता दिया था कि रदरफोर्ड के जो मॉडल है, इसमें इलेक्ट्रॉन जो है नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं नियत वेग से। और इलेक्ट्रॉन तथा नाभिक के मध्य लगने वाला स्थिर विद्युताकर्षण बल इलेक्ट्रॉन पर लगने वाले अपकेंद्रीय बल द्वारा संतुलित किया जाता है। दोस्तों, कोई भी चीज़ है, यदि वो किसी वस्तु को सेंटर मानकर उसके चारों ओर गति कर रही है, तो दोस्तों ये बात हमेशा याद रखना कि उस पर एक बल है जो कार्य करता है, वो होता है अभिकेंद्रीय बल, जो कि उसे केंद्र से संतुलित करता है। फिर से बता देता हूँ कि किसी भी वस्तु को सेंटर मानकर यदि कोई वस्तु परिक्रमण या घूर्णन गति करती है, यानी कि परिक्रमण गति करती है, तो उसको जो केंद्र होता है उससे यहाँ पर लगता है अभिकेंद्रीय बल, और इसके जो बाहर की साइड होता है वो होता है अपकेंद्रीय बल। ये दोनों बलों के कारण ये जो इलेक्ट्रॉन है वो निश्चित कक्षा में संतुलन गति कर पाता है। दोस्तों आज की कक्षा को हम यहीं विराम देते हैं। नेक्स्ट अगला जो शेष बचा हुआ है उसे हम अगले वाले लेक्चर में देखेंगे। दोस्तों, ये टॉपिक की थ्योरी वाला है, आप यह ना सोचें कि मतलब इसमें समझाने लायक कुछ है नहीं। बस ये जो थ्योरी है वो आपको पढ़नी है, पढ़ने पर ऑटोमेटिक ये याद भी हो जाती है। सिंपल सा टॉपिक है, बस वैज्ञानिक आएंगे अपना जो जुगाड़ है वो देकर चले जाएंगे, और जो आखिरी में वैज्ञानिक आएंगे वो उनका जो नियम है जो अभी तक हम पढ़ रहे हैं वो चलता रहेगा। बस इसमें इस पार्ट में यही है, 4-5 वैज्ञानिक हैं, उनके बारे में हमें पढ़ना है। धन्यवाद दोस्तों।